प्रदेश की हालिया सियासत ने एक बात तो साबित कर दी, राज्य के दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी के घर शीशे के हैं और वो एक दूसरे पर एक दो पत्थर नहीं फेंकते, पूरा पथराव करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। लंबे समय से चर्चा थी प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की, साबित हो गई। लंबे समय से चर्चा है बीजेपी में राज्य इकाई और केंद्र की इकाई के बीच चीजें ठीक नहीं है, संकेत कई बार मिले और अब कैलाश मेघवाल के बयान ने संकेतों को थोड़ा साफ भी किया है। ऊपर से तुर्रा ये कि दोनों ही दल एक दूसरे को गंदी सियासत का जनक कहने का मौका नहीं चूकते। आज करेंगे इसी पर चर्चा। घर वालों में बगावत, बाहर वालों से अदावत। भाजपा इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। जो भी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व विधायकों की खरीद फरोख्त की बात एक तरह से स्वीकार कर रहा है। अशोक गहलोत जी कुर्सी बचाने के लिए ये वो प्रतिशोध की राजनीति पर उतरा है। हमारी सरकार गिराने के लिए बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। अगर सही में कहा जाए तो ये एक कॉकटेल है। बड़ी बात होती है, राज्य का एक मुख्यमंत्री चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है। अपने बागी दूसरे दागी। चुनी हुई किसी भी सरकार को अनावश्यक रूप से अनडेमोक्रेटिक तरीकों से हटाना मैं राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं समझता व राजनीतिक नैतिकता नहीं है। कोई मुख्यमंत्री 10 दिन तक विधायकों को इस प्रकार बैठा सकता है? तिजारत वाली सियासत। उनके हॉर्स ट्रेडिंग करो, कितने करोड़ मिलेंगे आपको, पहली किस्त कितनी मिलेगी आपको, सेकंड कितनी मिलेगी आपको। पहले करियर फिर कुछ और। हमारी जो पीढ़ी थी उस वक्त की, उसकी लड़ाई खूब हुई थी यूथ कांग्रेस में, NSI में। तो उसी रूप में हम लोगों ने मेहनत करी, संकट बहुत आए थे। अपनों का साथ छूटा, दूसरे पर गुस्सा फूटा। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बीजेपी नेताओं से, आंसर आ रहा मेरी पार्टी के अध्यक्ष जी से, ये कैसे होता है क्या? सियासत घर वाली बनाम बाहर वाली। और आज की चर्चा में मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रामलाल शर्मा जी, बीजेपी विधायक हैं। साथ ही जुड़ रहे हैं सुरेश चौधरी जी, जो कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। और डिबेट की शुरुआत में ही मैं ये बता देना चाहता हूं कि वो कौन से सवाल हैं जिन्हें मैं एड्रेस करने वाला हूं इस डिबेट में। मेरा सवाल यह है कि मरुधरा की सियासत में दो प्रमुख दल हैं, लेकिन मोर्चे कितने हैं? क्या दोनों ही दलों में अंदरूनी मोर्चे भी खुले हुए हैं? क्या दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच अपनों से भी जूझ रही है? दूसरा, किसी से भी पूछिए कांग्रेस या बीजेपी से, कहेंगे एकजुट है। ये कथित एकजुटता है कहां? ये एकजुटता क्यों हमेशा सवालों के घेरे में रही है? और क्या जो दल हैं, दल के भीतर भी, और मैं राजनीतिक दल के तौर पे भी बात कर रहा हूं, उनमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनके लिए करियर पहले है और सेवा बाद में? ये वो तीन सवाल हैं जिनके आसपास ये आज की चर्चा घूमेगी। इसका मतलब रामलाल जी और सुरेश जी, मैं आप दोनों से आपकी बातें करूंगा। मैं ये बात नहीं करूंगा कि आप उनके बारे में और रामलाल जी आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं आपसे आपके बारे में ही बात करूंगा और इसी पर मैं आज की चर्चा चाहता हूं। लेकिन शुरुआत में ओम सैनी जी आपके साथ करना चाहता हूं। ओम सैनी जी, हम अगर ये कहें कि नहीं गुट है, तो दल तो यही कहेगा कि नहीं साहब, किसी तरह का कोई गुट नहीं है। लेकिन आज जब कैलाश मेघवाल जी ने धीर गंभीर बात की, तो क्या उससे इस बात को बल नहीं मिला कि नहीं, गुट तो होते हैं पार्टियों के अंदर? राजनीतिक दलों का अपना जो सिलसिला था उसमें प्रतिबद्धता और निष्ठा जैसा कोई सवाल उठता नहीं था कि तो है कि जिस पार्टी के साथ में आप हैं, जिसके साथ में आप जुड़े हुए हैं, उसके लिए आप कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं। लेकिन कालांतर में ये सब चीजें गौण होने लगी हैं जब से राजनीति का जो एक सत्ता के लिए जो एक
लालच के तौर पर जो सिलसिला बनने लगा है इंडिविजुअल का, व्यक्ति का, स्वार्थ का, और उस पर राजनीतिक दलों का जो अनुशासन का या जो उन लोगों को अपनी विचारधाराएं समझाने का जो तरीका था, जो एजुकेशन थी, वो खत्म होते हुए ये सारा सिलसिला प्रभावी हो गया। और आज हम देख रहे हैं उसका पूरा कि जो भी दावा कर रहे हैं, देखिए 1980 में ये बहुत पूरी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ था, और तब अटल जी ने कहा था कि चाल चरित्र और चेहरा बदलना चाहिए राजनीति का, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और लोगों ने बड़ी तारीफ की थी। अब्दुल करीम छागला ने इस बात के लिए कहा था उस वक्त, ये निश्चित रूप से वो सदारत कर रहे थे उसकी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, कि मुझे लगने लगा कि कांग्रेस का विकल्प अब पैदा हो गया, यानी कि मध्यम मार्गी पार्टी सभी समूहों को, सभी संप्रदायों को, सभी जातियों को, सारे समाजों को, ठीक है, खत्म हो गई। आज हम देख रहे हैं कि एक ही दल में हमें 3 स्वर 4 स्वर नजर आने लगते हैं। हाँ। राजस्थान के संदर्भ में देख लें, भारतीय जनता पार्टी में भी देख लें और कांग्रेस में भी देख लें। अब इनको वो लोग डिफेंड करेंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम सब एक हैं। लेकिन हम लोग जो मीडिया के लोग हैं, जो बाहर बैठ के साफ तौर पे देख रहे हैं कि नहीं, कई स्वर हैं और इन स्वरों का कोई कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। देखिए ओम सैनी जी, आप और हम वो लोग हैं जो सुरेश जी और रामलाल जी के लिए वो धड़ा है जो बेवजह में मामले को तूल दे रहा है। उनके अंदर दरअसल सब कुछ ठीक है, हम बिना ही बात के मीडिया ट्रायल चलाते रहते हैं। रामलाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अगर कभी आप मुझसे मिलेंगे तो आप मुझसे पूछेंगे और स्वप्निल जी कैसे हैं आप, घर परिवार में सब ठीक है। अब मान लीजिए अगर उस दिन मैं अपनी वाइफ से झगड़ के भी आया हूं तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा नहीं घर में ठीक नहीं, मैं आज अपनी बीवी से झगड़ के आया हूं, है ना। तो ऐसे में अगर हम आपसे पूछें पार्टी में सब एकजुट हैं, तो आप जो बोलेंगे हमें उसको किस रूप में लेना चाहिए? देखिए स्वप्निल जी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी विचारधारा हो, उन सब विचारधाराओं के लिए कार्यकर्ता काम करते हैं, और उन कार्यकर्ताओं के अंदर कोई अधिक काम करता है तो कोई कार्यकर्ता कम काम करता है। लेकिन इस आधार के ऊपर हम एक आकलन करें कि साहब पार्टियों के अंदर जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है कि जिस संगठन के अंदर महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा किसी कार्यकर्ता के अंदर नहीं रहती। और जहां पर डिसीजन होने की बात आती है, निर्णय होने की बात आते हैं, तो सामूहिक निर्णय को प्राथमिकता देते हैं। सामूहिक निर्णय की जहां प्राथमिकता होती है वहां पर कुछ चीजें तय हो जाती है कि किस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को कितना तवज्जो दी जाए, कितनी तवज्जो नहीं दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, उसके आपने भी देखा होगा कि निर्णय होंगे तो दिल्ली में होंगे, निर्णय करेगा तो एक ही परिवार करेगा। सामूहिकता का अभाव है, और जहां सामूहिकता का अभाव है और जहां निर्णयों के अंदर पक्षपात होता है, तो इस तरीके की वारदातें हम सबके सामने निकल कर आती है। और उसी का परिणाम है कि राजस्थान के अंदर, जहां मैं इतना जरूर कहूंगा कि राजस्थान के अंदर जो कुछ घटित हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों के आधार के ऊपर फिर मत जाइए उधर। मैंने शुरुआत में आप लोगों से रिक्वेस्ट की रामलाल जी प्लीज, बिल्कुल। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आज एक लंबे गैप के बाद ये जो घटनाक्रम पिछले काफी दिनों से चल रहा है, उस पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया। उससे पहले प्रदेश के लोगों की चिंता क्यों नहीं थी? उससे पहले तो उनकी ट्विटर टाइमलाइन पूरी राष्ट्रीय योजनाओं और राष्ट्र की तारीफ पे या फिर किसी की पुण्यतिथि पर नमन या 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए थी। एकाएक प्रदेश की जनता का ख्याल उन्हें आया है। कोविड-19 के लिए उन्होंने प्रदेश सरकार पर न जाने कब ट्विटर पर हमला बोला होगा, लेकिन आज के हालात पर आज हमला बोला है। देखिए स्वप्निल जी, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी झगड़ा है, और इस अंदरूनी झगड़े के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया बार बार इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि साहब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही इसके अंदर पूरा लेना देना है, जब हम इतने दिन अपने आप की दूरी बनाए हुए थे, किसी भी नेता ने कभी किसी गैर मौजूदगी इस परिदृश्य से उस पर सवाल पूछ रहा हूं। अगर वसुंधरा जी पहले दिन सक्रिय होकर कुछ स्टेटमेंट देती तो आप ये कहते हैं कि देखो साहब हमारे परिवार के अंदर सब कुछ ठीक है, हमारी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है। ये बीजेपी वाले इस तरीके से उकसाने का काम करें, बीजेपी वाले हमारे विधायकों को तोड़ने का काम वैसे भी कह रहे थे ना सर। अपनी गलतियों को, अपनी कमी को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी दूसरों को आरोपित करने का काम कर रही है। मैं कहूंगा कि आज राजस्थान की 8 करोड़ जनता जिस वक्त कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह रही थी, उस वक्त के घटनाक्रम पर मैं आपसे बात करता हूं। आज आपको जब अपना मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष चुनना था तो कितने दिन लगे थे सर? तब भी यह बात चर्चाओं में थी कि शायद केंद्र और राज्य की इकाई के बीच में चीजें ठीक नहीं है।
देखिए स्वप्नल जी, मैंने पहले ही कहा है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जहां चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श करने के बाद में ही निर्णय होते हैं। ठीक है। किसी परिवार के मुखिया के द्वारा निर्णय हमारी पार्टी के अंदर नहीं होता। संगठनात्मक जो एक कैडर बना हुआ है उस कैडर के अंदर निर्णय हुआ कि चलिए वसुंधरा जी ट्वीट कीजिए, और उन निर्णयों के अंदर सबकी सहभागिता रहती है, सामूहिकता रहती है। ठीक है, ठीक है, वो सहभागिता और ठीक है सर, मुझे सुरेश जी को भी शामिल कर लेने दीजिए। सुरेश जी, न जाने कितने वक्त से सर मैं आपके साथ डिबेट में बैठ रहा हूं और मैंने जितनी बार भी ये कहा कि आपकी पार्टी में चीजें ठीक नहीं है, चीजें एकजुट नजर नहीं आ रही हैं, आपने उसको नकारा भी, हम में कमियां भी निकाल दी, लेकिन फिर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बताते हैं कि 1 साल से तो मेरी उनसे बातचीत ही नहीं हुई थी, ना उन्होंने मुझसे बात की थी। हम इतने भी गलत नहीं थे सर। स्वप्निल जी, आज की संदर्भ में मैं कहूं तो मुझे आपकी बात में हाँ भरनी पड़ रही है कि आप ठीक कहते थे, लेकिन फिर जिस रूप में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पहली बार जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे तो 14 साल के बाद में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है। और उसके बाद में वो 3 बार अध्यक्ष बन गए थे, तब वो मुख्यमंत्री बने थे। और मुख्यमंत्री एक बार बनने के बाद में भी बहुत ऐसा टाइम रहा कि उन्होंने, पार्टी ने कोई जिम्मेदारी नहीं दे रखी थी, फिर भी साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। तो चाहे मेरी पार्टी, हमारी पार्टी का कोई भी सदस्य हो, और मैं मेरे संदर्भ में भी कहूंगा कि मैं पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष से लेके सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष तक, महामंत्री, प्रवक्ता, सब पद पे काम कर लिया। आज तक लाभ का पद नहीं मिला, फिर भी मैंने मेरी पार्टी सर, आप जिस रगड़ाई की बात कर रहे हैं, आप जिस रगड़ाई की बात कर रहे हैं, 5 साल जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लगभग उसके 4 साल दूसरे राज्यों में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहां की सियासी रणनीतियां सेट कर रहे थे, उस वक्त आपकी पार्टी का यही चेहरा सड़कों पर लाठियां खाते भी दिखा, पत्थर के नोक पर भी नजर आया। लेकिन मैंने, आप स्वप्निल जी गलत ले जा रहे हैं। मैं कब कह रहा हूं सचिन पायलट जी ने वर्क नहीं किया? मैंने कहा ही नहीं, कम किया। यही तो विषय है, यही तो विषय है, यही तो विषय है। मैं कह रहा हूं कि मैंने काम किया और मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं पार्टी का बगावत कर लूंगा, पार्टी के खिलाफ बोलने लग जाऊंगा, पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बोलने लग जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं कि एक हमारे विपक्षी पार्टी, हमारी विपक्षी पार्टी के, तो फिर एक बात का जवाब दीजिए, शासन है वहां माफी के साथ ये सवाल सुरेश जी आपसे पूछ रहा हूं कि अशोक गहलोत जी जिस रगड़ाई की बात कर रहे हैं, क्या प्रियंका गांधी वैसे हालात से गुजरी? क्या वो एनएसयूआई से कुछ बनी थी? क्या वो यूथ कांग्रेस में कुछ थी? या राहुल गांधी, क्या वो एनएसयूआई के राष्ट्रीय, वो नेशनल प्रेसिडेंट थे और वहां से निकलते हुए यहां तक पहुंचे? कैसे कह रहे हैं राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए? अरे स्वप्निल जी सुने, आप, मैं सारी बात बता दूं आज को। आप भारतीय जनता पार्टी परिवार का वो वाद का जो आरोप लगाती वो नहीं, आप सुने। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी 3 बार सांसद होने के बाद में पार्टी के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के अंदर नेहरू परिवार का, गांधी परिवार का 30 साल से कोई भी व्यक्ति लाभ के और पावर के पद पे नहीं है। और सोनिया और हमारे संगठन में प्रियंका जी महामंत्री के रूप में काम कर रही हैं। तो इसलिए महामंत्री के रूप में काम करना लाभ के पद पे नहीं है, वो रगड़ा ही करवा रही है, मतलब वो मेहनत ही कर रही हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम ही कर रहे हैं। ठीक है। राहुल गांधी जी भी आज तक पार्टी को मजबूत करने का काम ही कर रहे हैं। ठीक है सुरेश जी, तो ये तो बात हो गई पार्टियों की अंदरूनी सियासत की। इंटरेस्टिंगली अब मैं बात करना चाहता हूं उस बारे में भी जो आप लोग एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, जो कि आजकल काफी तीखा हो चला है। कई बार सुनते वक्त तो ये महसूस होता है कि कान इस हेडफोन से शायद उतना नहीं दुखते जितना कुछ शब्दों से दुखने लग जाते हैं। ओम सैनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब मैं बात कर लूं अदावत की। आप और मैं तो काफी पहले इस बात पर सहमत हो चुके थे कि जो मतभेद होते हैं वो अब मनभेद में बदल चुके हैं। मैं तो एक सिनेरियो इमेजिन कर रहा हूं, मान लीजिए किसी के घर में कोई पार्टी है या किसी के घर में कोई शादी ब्याह है, तो औपचारिकता निभाने के लिए दूसरे दल के चेहरों को बुलाना तो पड़ेगा, लेकिन हाथ मिलाते वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, मैं सिर्फ इमेजिन ही कर सकता हूं। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, तो वो कहता है कि पहले हुआ करता था कि एक हमारे सामाजिक और जो
व्यक्तिगत संबंध थे वो बहुत अलग किस्म के हुआ करते थे। अब उनके बीच में कुछ ये जो मनभेद का जो सिलसिला है या जो ये नाराजगी का जो सिलसिला है वो शत्रुता के रूप में सामने आता है। जब भी मैं कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ जब प्रवक्ताओं को सुनता हूँ तो सब मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना कर रहे हैं या शत्रु देश की आलोचना कर रहे हैं। तो भाषा का जैसा इस्तेमाल होने लगा है वो अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग है। और दूसरा साथ साथ में ये डिफेंड करने का सिलसिला है, जैसे भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसमें कि उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी है, उनके प्रांतीय संगठन भी उसी तरीके से बने हुए हैं, लेकिन चेहरे कुछ ही चर्चा में आते हैं। ये जो आना है ये अपने आप में बड़ा खतरनाक है। दलों की बात आज मैंने कोई नहीं बोलता कि मैं भारतीय जनता पार्टी ऐसे, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ऐसे, मोदी जी वैसे, राहुल जी ऐसे या राहुल जी वैसे। कि राहुल जी और मोदी जी कहाँ हैं? एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। पार्टी का जो अपना मास स्टेट है वो तो गायब हो गया और उस पर कुछ चेहरे चिपका दिए गए हैं जिनकी चर्चा होती है। मेरा ऐसा कहना कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। और ये जो चला है इसको जो रिजेक्शन, कई बार सवाल भी करता हूँ मैं कि आप किनकी वकालत कर रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री की कर रहे हैं या मोदी जी की कर रहे हैं या अपनी भाजपा की कर रहे हैं या राहुल जी की कर रहे हैं या कांग्रेस की कर रहे हैं या आला कमान की कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं? ये अपने आप में इतना कंफ्यूजिंग है और इसको जब तक नहीं छोड़ा जाएगा, ये व्यक्तियों के प्रति जो मोह है और ये मास स्टेट के पीछे चलने का जो सिलसिला है, ये तो सच है कि पार्टी में ये वो जवाब है जो लोगों को अनकंफर्टेबल कर देगा। मुझे नहीं लगता कि उस जवाब को आत्मसात किया जा सकता है। फिलहाल मेरे ख्याल से ये देश भी अब चेहरे को पर फोकस करने लगा है। वो भी ये चाहता है कि आखिर मुझे ये बताया जाए कि मैं किसके लिए वोट डाल रहा हूं। ओम सैनी जी, आखिरी लाइन में यही बोलने जा रहा था कि ये चेहरा वो व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरी पार्टी नजर आए। जैसे पंडित नेहरू जब खड़े होते तो पूरी कांग्रेस नजर आती थी, अटल बिहारी वाजपेयी खड़े होते तो जनसंघ नजर आती थी या भारतीय जनता पार्टी नजर आती थी। आज पार्टी नजर नहीं आती, वो चेहरे ही सिर्फ नजर आते हैं। ये मेरा कहना है कि वो चेहरे नहीं, उसको पार्टी नजर आनी चाहिए, ठीक है, नहीं आ रही। और सबसे विडंबना देखिए ओम सैनी जी, मैं उदाहरण भी दे सकता हूं दोनों ही दलों में, लेकिन मैं दूंगा नहीं। लेकिन अगर जब वही चेहरा के साथ पार्टी को दिखाने की कोशिश होती है तो जो भी थोड़ा सा एंटी बोलते फिर वो उस पार्टी में नजर नहीं आता। और इसके एग्जाम्पल दोनों जगह मेरे को मिल भी जाएंगे, मेरे को इसमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। रामलाल जी, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। रामलाल जी, 2018 में प्रदेश में आपकी सरकार जाने के बाद आप लगातार इस बात को स्टैंड करते रहे कि प्रदेश में सरकार जाने वाली है, सरकार जाने वाली है, सरकार जाने वाली है। ठीक है, सरकार जाने की स्थिति बनी या नहीं बनी, लेकिन इस बीच जब आपके कुछ चेहरों से पूछा गया कि अगर आपको सरकार बनाने का मौका मिलता है तो आप बनाएंगे क्या, तो आपने कहा कि आपकी पार्टी के चेहरों ने कहा हाँ हम बनाएंगे। आज कैलाश मेघवाल कह रहे हैं कि नहीं, चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रचना गलत है। और ऐसा नहीं है कि मीडिया उनके पास बयान के लिए गया था, पहले उनका लिखित बयान आया है, उसके बाद हम उनसे बात करने पहुंचे। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या हम ओवर पॉजिटिव खुद के लिए और ओवर एग्रेसिव दूसरे के लिए नहीं होते जा रहे हैं? देखिए सुनील जी, कैलाश मेघवाल जी का जो बयान था वो बयान किस दृष्टि से आया था? जिस तरीके से हमारे नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए, उनका जवाब उन्होंने दिया था। और उन्होंने ये कहा है कि हाँ ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर इस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कोई भी दल हो उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस सरकार के मुखिया और कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री ने जो आरोप लगाया है, उन आरोपों का खंडन करने के लिए उन्होंने बात की थी। उन्होंने किसी भी अंदरूनी बात की चर्चा उन्होंने नहीं की। लेकिन स्वप्निल जी, मैं एक बात कहूंगा, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम दो आधारों के ऊपर इसका निस्तारण हो सकता है। पहला आधार, जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे पास 109 विधायक हैं, तो आप राज्यपाल महोदय के पास परेड कराइए या आप सदन के अंदर बहुमत साबित कीजिए। आप एक तरफ अपने डिप्टी सीएम को कहते हैं कि मेरी 1.5 साल से कोई संवाद नहीं है, दूसरी तरफ उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि वो आएंगे तो हम गले लगाएंगे, आप दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आपको जो कुछ करना है वो कुछ भी करें, लेकिन राजस्थान की जनता के साथ जो आप ऐसा व्यवहार करें, मैं तो ये जानना चाहता हूं ना कि आपका ओवर एग्रेशन क्या है, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं प्रदेश में से एक चुनी हुई सरकार चली जाए? सवाल यह है कि क्या आप ये चाहते हैं कि उनके बीच उठापटक नहीं हो तो हम दोबारा चुनाव में जाएंगे, या आप ये चाहते हैं कि नहीं हम सरकार बनाएंगे?
हम ये चाहते हैं कि राजस्थान की जनता के साथ जिस तरीके का व्यवहार वर्तमान की सरकार कर रही है, वो अपनी समस्याओं को, अपने परिवार की कलह का खामियाजा राजस्थान की जनता के ऊपर थोपना चाह रही है, उसका समाधान चाहते हैं। जिस तरीके से बिजली की समस्या के जूझ रही है, कोरोना से जूझ रही है, पानी के साथ जूझ रही है, राजस्थान की जनता ने ये राजस्थान की बिजली पानी की समस्या पर संबित पात्रा मीडिया के सामने नहीं आए, आपके नेशनल स्पोक्स पर्सन मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन इस चीज पर बराबर आए सर, है ना। मैं सुरेश जी अब आपसे पूछना चाहता हूं, और सुरेश जी मेरा भी सवाल यही है कि अब आप एक बात बताइए, 1 साल तक सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में बातचीत नहीं होती थी, इसका मतलब है कि सरकार पूरी ताकत से विकास में जुटी हुई नहीं थी, है ना। मोटे तौर पर ऐसे भी इंस्टेंसेस आए जब डिप्टी सीएम को यह कहना पड़ा कि मुझे नहीं पता था सरकार इस तरह का फैसला ले रही है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, कहीं आज भी तो ध्यान बटा हुआ नहीं और आप सारा एग्रेशन बीजेपी पर निकाल दे रहे हैं। देखो स्वप्निल जी, आप इस दृश्य को 2 रूप में देखो। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, अपन देख रहे हैं हमारा स्टेट नोवा स्टेट है जिसको ये तोड़ के और पार्टी बदलना चाहते हैं और अपना राज स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ। रहा सवाल अशोक गहलोत जी का कि चीफ मिनिस्टर ने जो बात कही है, अशोक गहलोत जी ने जो बात कही है, उसका संदर्भ ये है कि मैं जिस रूप से डेवलप करके, जिस रूप से जनता आम आवाम की बात को तुरंत लागू करके, जनता के हित में तुरंत फैसले करके उनको तीव्र गति देने का जो काम कर रहा था, उस काम में कहीं न कहीं अड़चल विकास बाधित हुआ था। वो अड़चल इसलिए आ रही थी कि विरोधी पार्टी से समाज स्थापित करके और कोई भी विकास बाधित हुआ था, व्यक्ति प्लान करे, कोई व्यक्ति प्लान करे और कैलाश मेघवाल जी को रामलाल जी, कैलाश मेघवाल जी को रामलाल जी ने एकदम ऐसे दरकिनार कर दिया। कैलाश मेघवाल जी बयान देते हैं कि कैलाश मेघवाल नहीं, रामलाल जी मैंने आपको बहस में डिस्टर्ब नहीं किया, रामलाल जी मैंने बहस में डिस्टर्ब नहीं किया। आप एक विधायक है, आपकी बात काटो। सुरेश जी, रामलाल जी 2 मिनट में आपको रोक रहा हूं, एक्चुअली मेरे पास समय की बेहद शॉर्टेज है, मेरे पास अंतिम 20 सेकंड बचे हैं, इसलिए मैं क्लोजिंग कमेंट लेना चाहता हूं, लेकिन इनकी बात को मैं कह रहा हूं कैलाश मेघवाल को रामलाल जी में, रामलाल जी जवाब दे दे घनश्याम तिवारी का, रामलाल जी जवाब दे दे हनुमान, आप ये स्वीकार करें। ठीक है, ओम सैनी जी आपका क्लोजिंग कमेंट अंतिम 20 सेकंड है मेरे पास। क्या किया घनश्याम तिवारी जी के साथ, क्या किया आज वसुंधरा जी के साथ क्या कर रखा है, रामलाल जी बता दें वसुंधरा जी के साथ क्या कर रखा है। कैलाश मेघवाल की रामलाल जी कुंठा है, वो बाहर आई है। कैलाश मेघवाल आप अपने परिवार को संभालो, हमारा परिवार हम संभाल रहे हैं, हम हमारे परिवार को संभाल रहे हैं, हमारे परिवार के साथ। प्रॉब्लम ये हो गई है कि कुछ चीजें कहानी घर घर की हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।